एमआरआई, एक्सरे या दवाएं नहीं खाई जा सकती। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि गर्दन को विश्राम मिले, गर्दन को आराम मिले। कुछ ऐसी विशेष स्पेसिफिक योगिक एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी गर्दन के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम स्वस्थ बना सकें। तो मेरा प्रयास है कि मैं इस जितना मुझे समय मिला है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उसके अंदर मैंने कुछ प्रयोग किए हैं और बहुत सफल रहे हैं। आप भी करके देखें, लाभ उठाएं। तो मेरा आज का जो कोशिश है वो यही है। सबसे पहले हम थोड़ा सा विस्तार देंगे। जो गर्दन है हमारी, इसको बड़े सरल शब्दों में समझते हैं। हमारी गर्दन में 7 मणके हैं जिसको L4, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 तक बोलते हैं। ये वर्टिब्री जो हैं ये हमारी गर्दन के अंदर बड़ा विशेष कार्य करती है। भगवान ने इसकी संरचना इस प्रकार से कर दी है कि इससे हमारी गर्दन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे कंधों को बड़ी शक्ति मिलती है। लेकिन किन्हीं कारणों से जब ये गर्दन की वर्टिब्री, ये जो हमारी मणके जो है गर्दन के, ये किसी तरह से सिकुड़ जाते हैं, दब जाते हैं, इनकी अलाइनमेंट, इनकी सेटिंग डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आने लगती है। तो क्या क्या दिक्कत आती है वो मैं बताता हूँ। कि शुरुआत के अंदर गर्दन में भारीपन रहता है, आंखों में खिंचाव रहता है, सिर में भी दर्द होता है, और जब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तब कंधों में खिंचाव रहता है। हल्का सा जैसे यूं लगता है कि जी मिचलाएगा, उल्टी आएगी, इस प्रकार की इच्छा होती है। इसके अलावा जब ये चौथी स्टेज में आ जाता है तो भयंकर चक्कर आने लगते हैं, भयंकर उल्टी की इच्छा होती है, दर्द होता है, और कंधों में सी बनी रहती है। तो ऐसे में इस गर्दन को ठीक रखने के लिए हम सीधे सीधे इस गर्दन को किस तरह से विश्राम दें उस शब्दों पर आते हैं। सबसे पहले जो सबसे सरल रूप है इसका कि हमारी गर्दन स्वस्थ रहे और थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, इसको हम कैसे ठीक करें। तो उसमें पहला भाग योग का है। योग में हमारे ऋषि मुनियों ने लंबे समय से सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग हमें सिखाया है। जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी अगर हम सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में करेंगे तो उससे हमारे कंधों को बहुत आराम मिलता है। इन सूक्ष्म क्रियाओं में धीरे धीरे गर्दन को 8 से 10 बार इस प्रकार से घुमाना, आगे पीछे और पीछे से आगे, गर्दन को ऊपर नीचे करना। इसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने लाना, मुट्ठियों को बंद करना, मुट्ठियों को खोलना। इस प्रकार से 8 से 10 बार नियमित प्रयोग करने से गर्दन में को काफी आराम मिलता है। गर्दन में जो भारीपन है, गर्दन में जो अकड़न है, जकड़न है, इसकी वजह से गर्दन के पीछे जो सिर की नसें हैं उनमें खिंचाव है वो चला जाता है। और यदि इससे ज्यादा दिक्कत हो तो उसमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के जो सूक्ष्म क्रियाओं के और रूप हैं। जैसा कि सभी जानते हैं सूक्ष्म क्रियाओं में जिस प्रकार से दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर करके ताड़ासन का अभ्यास करना, वृक्षासन का अभ्यास करना, गौमुख आसन का अभ्यास करना, धीरे धीरे गर्दन की जो दाएं बाएं घुमाने की जो क्रियाएं हैं उनका अभ्यास करना, उससे बहुत फायदा होता है। ये तो है योग का भाग कि सूक्ष्म क्रियाओं में इस प्रकार से यदि हम योगिक क्रियाएं सुबह शाम करें तो इससे गर्दन को बड़ा आराम मिलेगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि अगर इतना सब करने पर ही अगर आपकी गर्दन को आराम नहीं मिलता है तब और क्या किया जाए इसके साथ। तो इसमें अब हम प्राकृतिक चिकित्सा को भी साथ जोड़ते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी थेरेपी हैं जिससे कि बहुत लाभ लिया जा सकता है। अब प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहला स्थान जो दर्द निवारण करता है, या आप समझिए कि एक पेन किलर दवा की तरह से काम करता है, वो है गर्म पानी का प्रयोग। तो एक जग गर्म पानी करें या 7 से 8 गिलास गर्म पानी करें, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालें और उसको थोड़ा गर्म करें। एक टॉवल लें, तौलिया लें, और
तौलिए को गर्म पानी में डिप करके एक पैड टाइप बनाया जाए और उसको सहता सहता निचोड़ करके गर्दन के पीछे, जो हमारी गर्दन का ये जो भाग है, यहाँ पर खिंचाव है, दर्द है, यहाँ पर अच्छे से 7, 8, 10 मिनट सिकाई करें, उससे बड़ा अच्छा रिलीफ मिलेगा। आप ये समझिए कि मैं पिछले, जैसा कि प्रमोद जी ने बताया, 25-30 वर्षों से चिकित्सा पद्धति में लगा हुआ हूँ, कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि जो पेन किलर 25-30 मिनट बाद जाकर के आपको दर्द में आराम देगा, ये पहले 10 मिनट के अंदर आपको आराम दे देगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, केवल इतना करना है कि आप गर्म पानी लें, 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाएं, और अगर गर्दन में सूजन भी है तो उसमें 1 चम्मच फिटकरी मिलाइए, और अगर इसको ज्यादा प्रभावशाली आप बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच अजवाइन थोड़ी सी कपड़े की पोटली में बांध करके उसको गर्म पानी में पहले थोड़ा सा खौला लीजिए, गर्म कर लीजिए, और वो उसी में पड़ी रहे, उसकी आप सिकाई करें। तो इससे गर्दन में आई हुई सूजन, गर्दन में आया हुआ दर्द, गर्दन में आई हुई अकड़न जकड़न में तुरंत 10 मिनट 12 मिनट के अंदर ही आपको आराम मिलेगा और बड़ी राहत महसूस करेंगे। इस गर्दन की वजह से अगर आंखों के आसपास हैवीपन आया हुआ है, सारा चेहरा, जबड़ा, किसी लोगों के तो ये जो दांतों के आसपास की जगह है ये भी खिंच जाती है, ये भी तनाव में आ जाती है, तो इसमें भी आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लाभ उठा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक चिकित्सा का एक थेरेपी है जिसे गर्म और ठंडा सेक बोलते हैं, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन बोलते हैं। यानी एक भगोना गर्म पानी का लें और एक भगोने में बिल्कुल ठंडा पानी या उसमें थोड़ी बर्फ डाल लीजिए। तो ये गर्दन की आप सिकाई करें, जैसे कि 3 मिनट गर्म पानी से सेकें और फिर 1 मिनट ठंडा पानी से सेकें, फिर 3 मिनट गर्म पानी से सेकें, फिर 1 मिनट ठंडा पानी से सेकें, और फिर 3 मिनट अंत में गर्म पानी से सेकें, 1 मिनट ठंडा पानी से सेकें। इस प्रकार हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करने से भी बड़ा अच्छा आराम मिलता है। कुछ लोगों को बड़ी थकान गर्दन के अंदर रहती, गर्दन के पीछे जो कंधे हैं यूं लगता है कि जैसे गिर करके टूट जाएंगे एकदम। तो इस प्रकार से इन दोनों तकलीफों में बड़ा आराम मिलता है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा की एक थेरेपी है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर थोड़ा सा और हम वर्णन करें तो थोड़ा गुनगुना तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल या कोई भी दर्द निवारक तेल गुनगुना करके धीरे धीरे एक जेंटल कंधों पर हल्की मालिश की जाए, हल्का हल्का स्पर्श करते हुए तेल का किया जाए, उससे भी बड़ा रिलीफ मिलता है। क्योंकि कई बार हम लंबे समय तक जब हम गर्दन को आगे की तरफ झुका करके कंप्यूटर पे 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लगातार कार्य करते हैं, तो हमारी गर्दन की जो पीछे की नस नाड़ियां हैं, इनमें एक तरह का खिंचाव पैदा, एक तरह की स्टिफनेस पैदा हो जाती है, और उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो ऐसे के अंदर अगर हम थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं करें, थोड़ा गर्म पानी का सिकाव करें या गर्म ठंडा करें, और साथ में हल्का सा तेल लेकर के और मालिश करें, तो उससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके बाद एक और थेरेपी है जिसका हम बहुत ही अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आपके जो दोनों कंधे हैं, इन कंधों पर हल्का हल्का दबाव देते हुए, जिसे एक्यूप्रेशर बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि लंबे समय तक गर्दन से काम लेने के बाद हमारे जो पृष्ठ भाग है, गर्दन का जो पीछे का भाग है, वहां की मांसपेशियों में, वहां की नस नाड़ियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त का जो संचार है, वो कम होता है। और जितना सर्कुलेशन कम होगा उतनी थकान होगी, स्टिफनेस होगी, और हमें दर्द का एहसास होगा। तो ऐसे में हल्का हल्का धीरे धीरे अपने अंगूठों से, जो हमारे कंधे हैं, कंधों का जो वी शेप है, उसको आप इस तरह से अंगूठों से धीरे 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 5, 7, 8, 10 मिनट दबाएंगे, तो इससे बड़ा बड़ा आपको रिलीफ मिलेगा और बड़ा आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ये प्रयोग एक साथ मिल करके कि मैंने शुरुआत करी योग की क्रियाओं से, उसके बाद गर्म पानी के प्रयोग से, ठंडे पानी के प्रयोग से, हल्का सा गुना तेल करके एक्यूप्रेशर करना। इसके बाद हम और बात करते हैं
कि अगर आपको भयंकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आ गई है, डॉक्टर ने आपको कॉलर दे दिया है, गर्दन में अच्छी सूजन आ गई है और आपको चक्कर आते हैं, गिडनेस है, आपको आपको जी मिचलाना, उल्टी आने की इच्छा भी होती है और डॉक्टर ने कहा है कि 10 दिन विश्राम करना है, तो ऐसे के अंदर हम कुछ और अच्छी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका बड़ा अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, वो मैं आपको इसी श्रृंखला में मैं बताता हूँ। ऐसे में आप ये ध्यान रखें कि बार-बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होने का मतलब कि कहीं आपका जो पेट है और पेट में ज़्यादा जब वायु बनती है या पित्त कुपित हो जाता है या लंबे समय तक पेट खराब रहता है, एसिड बनता है, तो इस कारण से भी दिक्कत आती है। तो ऐसे में आपको अपने पेट का भी ध्यान रखना है, तो पेट का ध्यान रखने के लिए आपका जो भोजन है, उसके अंदर इस प्रकार का भोजन होना चाहिए कि वो साधारण भोजन हो, वो सर आप म्यूट शायद है आपका। तो ऐसे आप जो वायु कारक भोजन है उसका ध्यान रखें। इसके बाद में आप भोजन के अंदर विशेषकर दूध और दूध से जो बनी चीजें हैं उसको 8 से 10 दिन उसको कम कर दें और अगर छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं तो कर दें। कई बार ज्यादा दूध, दही, फ्रिज का ठंडा भोजन, बासी भोजन, लस्सी, दही खाने आप भोजन के अंदर चावल का प्रयोग, दही, लस्सी का प्रयोग, ठंडे पानी का प्रयोग या आजकल जैसा गर्मियों का मौसम है, शीतल पेय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, वो कम करें या ना करें 8 से 10 दिन तो बहुत अच्छा होगा। तो भोजन का ध्यान रखते हुए हम क्या करें? तो भोजन के अंदर जिस प्रकार सुबह नाश्ते के अंदर आप 4 से 5 बादाम की गिरी लें, 2 अखरोट रात्रि को भिगो करके वो लें, 8 से 10 मुनक्का लें। इसके बाद में दिन में 2-3 बार 200 से 250-300 ग्राम तक साधारण फल लें। फलों के अंदर आप सेब का प्रयोग कर सकते हैं, आप पपीता का प्रयोग कर सकते हैं, अमरूद का प्रयोग कर सकते हैं, अंगूर का प्रयोग कर सकते हैं, दिन में 2 बार नारियल पानी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भोजन का अगर इस प्रकार ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो गर्दन की सूजन है, गर्दन का जो दर्द है, आपको चक्कर आने की बार-बार समस्या होती है, उससे निजात मिलेगी। और अगर लंबे समय से आपको गर्दन में इस तरह की दिक्कत चल रही है, तो मैं कुछ और प्रयोग बताता हूँ, जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा। उसके अंदर पंचकर्मा की कुछ चिकित्सा विधियाँ हैं, उसका भी आप लाभ उठाएँ। हम लोग यहाँ नित्य प्रति इसका प्रयोग करते हैं। पंचकर्मा में खासकर जो गर्दन के लिए ग्रीवा बस्ती का प्रयोग बताया गया है, बहुत लाभ करता है। मैंने कई बार जब डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आप ठीक नहीं हुए, तो हमें शल्य क्रिया का ऑपरेट की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में हमने इस ग्रीवाबस्ती से बहुत लाभ लिया है। तो आप इस ग्रीवाबस्ती का विस्तार देख सकते हैं। इसके बारे में अगर कुछ अलग से चर्चा करना चाहें, कुछ आप पूछना चाहें तो बताएँगे, क्योंकि अब यहाँ संभव नहीं है कि ग्रीवाबस्ती के बारे में पूरा विस्तार दिया जाए। लेकिन थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि ग्रीवाबस्ती में आटा या उड़द की दाल का आटा या गेहूँ की दाल के आटे का इस प्रकार से रोल बनाया जाता है, जो गर्दन के पृष्ठ भाग पर जो हमारा L1 से L7 तक का भाग है, जो हमारी गर्दन के मणके हैं, उन मणकों को एक तरह की नरिशमेंट दी जाती है, ताकि जो गर्दन के जो मणके हैं, उनमें किसी प्रकार से रुक्षता आ गई है या वहाँ पर स्टिफनेस है, जिसकी वजह से दर्द हो गया है, खिंचाव होता है, तो वो चला जाए। तो इस प्रकार से ये जो ग्रीवा का प्रयोग है, आप करें और निश्चित आपके पास कोई भी गर्दन का किसी भी तरह का रोगी आएगा, चाहे उसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे स्टिफनेस हो, चाहे गर्दन में लगातार दर्द बने रहता हो, तो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके बाद अगर गर्दन को और अच्छा लाभ देना चाहते हैं, तो कुछ एक छोटे प्रयोग और हैं, मैं आपको बताता हूँ।
कि गर्दन में अभ्यंगम आप कर सकते हैं। अभ्यंग का मतलब एक तरह का, सरल शब्दों में बात करें तो मालिश ही होता है, लेकिन तरीके से मालिश होता है। कई बार गर्दन का जो पृष्ठ भाग है, ये गर्दन के साइड में इतना ज्यादा खिंचाव और इतनी ज्यादा सूजन होती है कि ऐसे में आप हाथ से स्पर्श करके भी, मालिश करके भी आप लाभ नहीं दे सकते। तो ऐसे में बड़ा सरल प्रयोग है कि सिंपल सा सरसों का तेल लें और जैसे 50 ग्राम तेल के अंदर 4 से 5 लहसुन की कलियां उसमें जला लें, छान लें और रूही का, कॉटन का फहा लेकर के उसको डिप करके धीरे धीरे गुनगुना गुनगुना तेल गर्दन के चारों तरफ, आसपास जहां सूजन है वहां पर अप्लाई करते रहे, लगाते रहे 8, 10, 12 मिनट तक। और पेशेंट को बड़ा रिलीफ मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा उसे, और वो अपने मुंह से बोलेगा कि हाँ, मुझे काफी अच्छा आराम मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर इसको और थोड़ा विशेष करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह आयुर्वेद में बहुत अच्छे तेल हैं जो आप जानते ही हैं, जैसे कि महानारायण तेल है, या अगर केरल के कुछ तेल ऐसे हैं, जिस तरह से केरल आपके गर्दन में सूजन है तो केरल का तेल है जिसे करस प्रयादी तेल बोलते हैं, वो गर्दन में बड़ा अच्छा लाभ करता है। इसके बाद एक सहचरादी तेलम होता है जो कोट्टेकल कंपनी बनाती है, बहुत अच्छा लाभ करता है, मैंने इससे बहुत लाभ लिया है। या इसके अलावा और आपको दिक्कत है तो महानारायण तेल है, विषगर्भ तेल है, महामाश तेल है, जो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विशेष तेल हैं, लगभग 150 प्रकार के तेलों की श्रृंखला है जिससे लाभ उठाया जा सकता है। कि किस प्रकार से दिक्कत है, कि गर्दन में स्टिफनेस है तो कौन सा तेल प्रयोग होगा, गर्दन में सूजन है तो कौन सा तेल प्रयोग होगा, या साधारणता मैंने आपको बताया कि अगर वैसे ही आपको थोड़ा करना है तो थोड़ा आप सरसों का तेल लें, तिल का तेल लें, उसका भी प्रयोग करें, उससे भी लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा एक गर्दन को और ज्यादा अच्छा विशेष लाभ देने के लिए एक पोटली चिकित्सा है, उससे भी बड़ा अच्छा लाभ मिलता है, हम लोग प्रयोग करते हैं। आपको भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि एक छोटी सी पोटली बनाइए, लगभग 250 से 300 ग्राम की पोटली होती है। अब इस पोटली को किस प्रकार से बनाना है, इसके अंदर लगभग 15 से 20 पत्ते आप अरंड के लीजिए, 15 से 20 पत्ते आप नीम के लीजिए, 15 से 20 पत्ते आप धतूरा के लीजिए, 15 से 20 पत्ते आप भांग के लीजिए, भांग के पत्ते, 15 से 20 पत्ते आप आख के लीजिए। इस प्रकार से हेलो, इस प्रकार से आप इन सभी पत्तों को अच्छी तरह से धो करके और छान लीजिए। छान करके इसको बारीक बारीक सब पत्तों को आपस में काट लीजिए। काट करके आप एक पीतल की कढ़ाई लें, उसके अंदर लगभग 100 ग्राम तेल, तिल का तेल हो तो ज्यादा अच्छा है, और यदि इसे और मेडिकेटेड बनाना हो तो आप विषगर्भ तेल ले सकते हैं, या सहचरादी तेल ले सकते हैं, या सरसों का तेल ले सकते हैं। उस तेल के अंदर इन सभी पत्तों को डालिए, इसमें लगभग एक नींबू के 8 से 10 छोटे छोटे टुकड़े करके डालिए, इसमें लगभग 50 ग्राम नारियल की जो गिरी होती है उसको घिस करके डालिए, इसमें 2 चम्मच मेथी पाउडर डालिए, इसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डालिए, इसमें 2 चम्मच हल्दी डालिए। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को मिला करके एक अच्छा सा मिक्स करके इन पत्र का मिक्सअप तैयार कर लीजिए, और इसको एक मलमल के कपड़े में डाल करके कोटली टाइप बना लीजिए, और इससे गरम गरम गर्दन की सिकाई करें, और आप देखें कि पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए, विश्राम देने के लिए, इसको आराम देने के लिए, और वैसे ही थकी हुई गर्दन को आराम देने के लिए आजकल मैंने देखा है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगातार कार्य कर रहे हैं, तो सप्ताह में एक दिन इस प्रकार से थोड़ा एक्यूप्रेशर, थोड़ी जेंटल मसाज, थोड़ा सा विश्राम, थोड़ी सी योगिक एक्सरसाइज करके आप लाभ उठा सकते हैं।
जी, अब कुछ प्रश्न हो जाएं, अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो। साथियों, यदि प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो आप सर से पूछ सकते हैं। चेतना कुमारी जी, आप माइक को अनम्यूट करें और प्रश्न करें सर से। सर सभी को प्रणाम। सर जैसे आपने ये पोटली बताई लास्ट में, जी, क्या इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं या हर बार अलग ही बनानी पड़ेगी? देखिए, एक बार पोटली बनाई हुई लगभग आप 2 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे दिन ये पोटली लाभ नहीं करेगी, क्योंकि इस पोटली का जो पत्तों का सत है, ताकत है, वो निकल जाती है और तीसरे दिन इसमें फफूंद भी लगने लगती है ना। तो तीसरे दिन आपको ताजी तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन एक ही व्यक्ति पर प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि एक पोटली हम एक ही दिन में कई व्यक्तियों पर प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति पर 2 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद शिव मिश्रा जी। साथियों, थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा। सर ने जहां जैसे बताया कि आपकी जो गर्दन की जो प्रथम 7 हड्डियां हैं उनको सर्वाइकल सेक्शन कहा जाता है, उनको सी से भी काउंट करते हैं। आप जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो सी से वो चिन्हित होती हैं, तो आप उनको सेम समझें। आप सर ने जैसे जिनको एल बताया उसको आप सी से भी परिभाषित कर सकते हो, तो कंफ्यूज ना हो। कुछ साथी जैसे मैसेज कर रहे थे, तो वो सर्वाइकल सेक्शन की C1 से हाँ, लेके इसमें मैं माफ कीजिए, मैं एल बोल गया। एल नहीं है, C1, C2, C3 ये है। माफ कीजिए, मैं गलत बोल गया, इसमें एल से नहीं है। जी जी, धन्यवाद सर। आदरणीय साथियों, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मैं समझता हूँ आज की रही, और जो नुस्खे सर ने बताए हैं निश्चित रूप से वो मैंने भी मेरे जहां मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल में, वहां पंचकर्मा यूनिट उन्हीं को नुस्खों को प्रयोग करती है और बिल्कुल प्रामाणिकता से उनका फायदा पेशेंट को मिलता है। साथियों, जैसा सर ने बताया कि आपकी जो अलाइनमेंट है गर्दन की वो बिगड़ जाती है, उसकी वजह से आपको ये पेन आता है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आप अपनी नेक को 90 डिग्री पर स्ट्रेट रखें, ज्यादा लंबे समय तक झुक करके काम ना करें। यदि आप झुक करके काम करते हैं तो गर्दन जितनी देर तक आगे झुकी रही है उसका कम से कम आधा भाग उसको पीछे लटकाने का प्रयास करें। और जैसा सर ने बताया कि गर्दन की मांसपेशियों का नियमित रूप से व्यायाम करना अति आवश्यक है। सर, क्या एक्यूप्रेशर में आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे यदि इंस्टेंट रिलीफ के लिए, क्योंकि एक्यूप्रेशर जो है बड़ा जादुई ढंग से काम करता है। अगर मान लिया जाए कि हम कहीं सफर में हैं, हमारे पास में इन सब चीजों की सुविधा नहीं है, तो हम इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं उसमें? इंस्टेंटली अगर आपकी गर्दन में आप सफर में हैं, अगर आपको दर्द की अनुभूति हो रही है, तो आप साधारणतः देखिए, ये हाथ है, हाथ में अंगूठा है, तो इस अंगूठे के ये जो ऊपर टिप है, इसको 1.5 से 2 मिनट तक धीरे 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 दबाइए। सामने की तरफ दबाएं, इस अंगूठे के पीछे की तरफ दबाएं, इस अंगूठे के नीचे की तरफ दबाइए, अंगूठे के अंदर की तरफ यहाँ दबाएं, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपको गर्दन में भारीपन दिक्कत रहती है, तो आप सीधे सीधे गर्दन के पीछे जाकर के हल्का हल्का कंधों के पास प्रेशर दें। कंधों के पास जो हमारे कंधे हैं, शोल्डर्स के बिल्कुल बीच में 2 पॉइंट हैं, उनको प्रेशर दें, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। इसके बाद अगर आपकी बाजुओं में थकान, दर्द महसूस हो रही है, तो आप बाजू को पकड़ करके धीरे धीरे इस प्रकार से स्क्वीज करें, हल्का सा दबाएं, थोड़ा सा प्रेशर देकर छोड़ दीजिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी, मांसपेशियां जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, आराम मिलेगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, मैं पूछना, पोटली कैसी होनी चाहिए? सुमित कुमार जी पूछ रहे हैं, सर पोटली कैसी होनी चाहिए? हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ। पोटली के बारे में बताया कि लगभग इसका वजन 250 से 300 ग्राम होना चाहिए। 250 से 300 ग्राम पोटली बनाने के लिए आपको 15 से 20 पत्ते अरंड के, आप लिख लीजिए, आराम से मैं बताता हूँ। 15 से 20 पत्ते अरंड के। नंबर 2, 15 से 20 पत्ते आख के। नंबर 3, 15 से 20 पत्ते धतूरा के। नंबर 4, 15 से 20 पत्ते
भांग के, नंबर 5 15 से 20 पत्ते कनेर के, है ना। इस प्रकार से ये तो सारे पत्र लेने हैं आपने। इसके बाद में आपने एक नींबू लेना है जिसके छोटे छोटे 7-8 टुकड़े करने हैं। इसके बाद लगभग 50 ग्राम का एक गिरी नारियल की 50 ग्राम का टुकड़ा लेना है, उसको कद्दूकस कर लेना है। इसके बाद आपने 2 चम्मच मेथी दाना लेना है, 2 चम्मच हल्दी लेना है, 1 चम्मच अजवाइन लेना है और 2 चम्मच सेंधा नमक लेना है। तो इस प्रकार से सारी सामग्री लेके एक आप कढ़ाई लें, उस कढ़ाई के अंदर लगभग 100 ग्राम तेल डालिए और ये सारे पत्र उसमें डाल करके धीरे धीरे जैसे हम सब्जी छोंकते हैं ऐसे छोंक लीजिए, एक सार मिक्स कर लें और उसके बाद सारी चीजें मिला करके आप एक मलमल का रुमाल साइज का, जैसा रुमाल होता है ना हमारा, उस साइज का आप कपड़ा लें। जितना वो झीना होगा, पतला होगा, जितना वो कॉटन का साफ होगा उतना ही अच्छा होगा। आप सिल्क का या कोई और कपड़ा मत लें, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, मलमल का होना चाहिए, या घर के अंदर कोई पुरानी धोती पड़ी हो, उसको धुली हुई साफ हो, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। साइज वही रहेगा जितना हमारा हाथ का रुमाल होता है, हैंकरचीफ होता है, उस टाइप का। उसके अंदर वो गरम गरम सारी सामग्री, सारे पत्र शाक डाल दें और अच्छे से उसको पोटली बना लें और उस पोटली का गरम गरम गर्दन पर सिकाई करें। जहां आपको गर्दन में दर्द है, जहां आपको सूजन आई है, जहां आप खिंचाव महसूस करते हैं, जकड़न महसूस करते हैं, आपको तुरंत आराम मिलेगा, बड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद सर। साथियों, जैसा सर ने बताया कि ये जो चीजें हैं आपको इनका लिख लेना है, मिश्रण किस प्रकार से रहेगा और किस तरह से आपने उसको अप्लाई करना है। उसी प्रकार से जैसे सर ने बताया कि गर्म पानी, वास्तविकता में गर्म पानी जब भी आप पीते हैं तो एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। जब भी आप गर्म पानी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो है वो रक्त संचार बढ़ जाता है और आपके जो अंग थके हुए हैं उनको ज्यादा मात्रा में रक्त मिलता है, जिसकी वजह से आपको पेन में रिलीफ भी मिलता है। इसके साथ साथ साथियों, एक्यूप्रेशर की जहां सर ने बात बताई कि आपका जो अंगूठा होता है, सर ने जैसा बताया कि वो आपकी गर्दन का प्रतिनिधित्व करता है। और ठीक ये जो आप सर जो बता रहे थे, ये जिस प्रकार से आपकी जो गर्दन है पीछे से, गर्दन के दोनों ओर जहां एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक अंगूठे के में भी वहां पर ही पॉइंट होते हैं। आप उनको दबा करके या फिर इस प्रकार से आप रख के अगर गर्दन की मसाज करते हैं तो उससे भी आपकी नेक जो है बहुत जल्दी अनलॉक हो जाती है। दूसरा एक विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी बड़ी है मिडिल फिंगर जो है, उसको जब आप पीछे लेकर के जाते हैं तो जहां पर ये फिंगर्स रखी जाएंगी वहां पर आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। वहां पर अगर कोई साथी ऐसा है जो प्रेस कर सकता है तो बहुत इंस्टेंट उसका आपको लाभ भी मिलता है। और इसके साथ साथ सर हम जानना चाहेंगे कि योगिक क्रियाओं में क्या क्या वो चीजें हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं, कौन कौन से आसन इसमें किए जा सकते हैं। साथ ही कुछ लोगों को ज्यादा लंबे समय तक जब ये बीमारी रहती है तो उनकी गर्दन पे एक हम्प बन जाता है, तो उसको कैसे हमको रिलीज करें। अगर गर्दन में इस टाइप की समस्या आ रही है तो आप योगिक क्रियाओं के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग करें। साधारण बिल्कुल आराम से सीधे बैठ करके इस प्रकार से 20 बार गिन करके पूरा गर्दन को गोलाई में 20 बार, कंधों को इस प्रकार से घुमाइए और फिर 20 बार इस प्रकार से घुमाइए। फिर उसके बाद गर्दन को आप विपरीत स्थिति में 20 बार इस प्रकार से चलाएं, 20 बार आगे से पीछे चलाइए। इससे बहुत आराम मिलेगा। आप कहीं भी हैं, सफर में हैं, आपकी गर्दन थक गई है, आपकी गर्दन में अकड़न जकड़न आ गई है, आपको गर्दन से भारीपन लग रहा है, तो तुरंत आप बैठे बैठे करें, आपको आराम मिलेगा। इसके बाद दोनों हाथों को आप सामने लाएं, कंधों के बिल्कुल सामने, धीरे धीरे इस प्रकार से। अगर आप देख पा रहे हैं मुझे, तो आप अपनी अंगुलियों को सामने की ओर इस प्रकार से बिल्कुल सीधा कर दें और 20 तक गिनती करते हुए इस प्रकार खींच के रखें। अपने बाजू, जोड़ों के, कंधों को सारों को खिंचाव दें और फिर नीचे की तरफ खिंचाव दें। इससे बड़ा आराम मिलता है। इससे जो आपकी भुजाओं की जो मांसपेशियां है, जो मसल्स है, वो बड़ी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि सारा दिन वो बड़े तनाव की स्थिति में रहती हैं। तो इस प्रकार से जब आप इस पोज में लेके आते हैं तो उनको बड़ा विश्राम मिलता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप धीरे धीरे गर्दन को, ये जो ठोड़ी का भाग है, इसको पूरा ऊपर उठाइए, कुछ देर
20 तक गिनती करते हुए अपनी छत को देखने की कोशिश करें। बड़ी आसान सी क्रिया है लेकिन बड़ा लाभ मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे गर्दन को थोड़ा सा 5 से 7 तक गिनती करते हुए नीचे की तरफ, नीचे फर्श की तरफ देखें, बड़ा आराम मिलेगा। और कंधों को बिल्कुल रीढ़ को सीधा करते हुए धीरे से गर्दन को दाईं तरफ ले जाएं, अपने कंधे को देखिए और फिर बाईं तरफ ले जाइए। धीरे धीरे 8 से 10 बार, ज्यादा नहीं करना है क्योंकि ज्यादा करने से कुछ लोगों को चक्कर की समस्या बढ़ जाती है। थोड़ा करना है, हल्का करना है, दिन में एक ही बार करें और 8 से 10 दिन आप लगातार करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा लाभ होगा। इसके बाद यदि आपने बड़े आसन करने हैं तो आप भुजंग आसन कर सकते हैं, आप शलभ आसन कर सकते हैं, आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है, ये विशेष ध्यान करने की बात है, पवन मुक्त आसन में हम गर्दन को भी साथ साथ उठा करके मोड़ते हैं, घुटने के साथ स्पर्श करते हुए लगाते हैं। वहां मैंने देखा है कि गर्दन को दिक्कत आती है। तो आप पवन मुक्त आसन जब आप करें तो घुटने को मोड़ करके पूरा सीने तक लाने की प्रयास करें, लेकिन गर्दन को नीचे जमीन पर सटाए रखें, उससे बड़ा लाभ मिलता है। उत्तान पादासन बहुत फायदा करता है। अधिकांशतः जब पेट में आपको गैस बनती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी होती है, तो उसके कारण भी आपकी गर्दन जकड़ जाती है। तो ऐसे में आपको पेट का ध्यान रखना जरूरी है। तो आप उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, भुजंग आसन, शलभ आसन आप करें नित्य सुबह और शाम को, तो आप देखेंगे कि आपकी गर्दन को भी आराम मिलता है। तो इस प्रकार से सरल आसन आप कर सकते हैं। कोई बड़े बहुत विशेष टिपिकल आसन करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर जब आपको चक्कर आ रहे हो और आपको आंखों के आगे अंधेरा आता हो, गर्दन में बहुत ज्यादा जकड़न हो, तो उस समय ज्यादा इस प्रकार के बड़े आसन नहीं करने हैं। बिल्कुल साथियों, ध्यान रखने की बात है कि जब कभी भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो आगे झुकने वाले जितने भी आसन हैं या क्रियाएं हैं वो आपको नहीं करनी होती हैं। उनसे आपको चक्कर आने की समस्या बढ़ सकती है। और उस दौरान ध्यान रखें कि जितना हो सके गर्दन को आपने पीछे की तरफ करना है। जैसा सर ने बताया कि धीरे धीरे से जब गर्दन को आप रोटेट करते हैं तो इन्हीं को फिजियोथेरेपी में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहा जाता है। तो आइसोमेट्रिक में भी नेक की अलाइनमेंट करेक्ट होती है। सर ने उन्हीं का एक रूप बताया है। इसके साथ साथ साथियों, आप जो है जो टॉवल हमारा होता है स्नान करने के बाद उसको जिस प्रकार से गर्दन के पीछे अगर आप घर्षण करते हैं तो उससे भी गर्दन के उस भाग में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लाभ मिलता है। साथ ही फ्रोजन शोल्डर की जो शिकायत है उसका जो इनिशियल स्टेज है उससे भी जो हमारी जो टॉवल की एक्सरसाइज है, टॉवल आइसोमेट्रिक जो है, उससे बचा जा सकता है। तो इसका प्रयोग भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सर जैसा आपने बताया कि कब्ज भी इसका एक मुख्य कारण है, कब्ज और वायु विकार से भी है, तो क्या वो भोजन में हम नियम बरतें कि हमें कब्ज जैसी समस्या से बचा जा सके? इस पे भी मैं चाहता हूँ कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आप हमें अवगत कराएं। जी, उसमें आपने अपने भोजन का जरूर ध्यान रखना है। आपने अपने भोजन के अंदर जो कब्ज कारक भोजन है, जिस प्रकार से मैदा है, जिस प्रकार से तली भुनी चिकनी बेसन की चीजें हैं, वो नहीं खाने। तो आपने एक 10 दिन का कार्यक्रम बनाना है अपने शरीर को शोधन करने का, ठीक करने का। तो उसमें इस प्रकार से बना सकते हैं कि आप सुबह नाश्ते में 4 से 5 बादाम की गिरी, 2 अखरोट की गिरी, 8 से 10 मुनक्का और लगभग 300 से 500 ग्राम तक आप फल लें। और फिर आप 10 साढ़े 10 बजे आप अंकुरित अनाज और जिस तरह से खीरा है, ककड़ी है, इस प्रकार से कच्चा सलाद लें। और दोपहर को 12 बजे, साढ़े 12 बजे लगभग एक चपाती और साथ में हरी सब्जी, घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, परवल, इस प्रकार की आप सब्जी खाएं। और साथ में 200 से 250 ग्राम आप सलाद अवश्य खाएं। और जो गेहूं है उसका भी प्रयोग आप कम करें। तो मान लीजिए एक चपाती आप खाते हैं जो लगभग 20 से 25 ग्राम की है, तो आप चपाती के अंदर क्या करें कि घिया या खीरा कद्दूकस करके उस आटे में उसको गूंथ लें और वो चपाती आप खाएं और सब्जी खाएं, तो उससे पेट साफ होने में बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद 3 साढ़े 3 बजे शाम को आप नारियल पानी ले सकते हैं। या आप ज्यादा चाय पीते हैं तो उस चाय का अल्टरनेट आप पी सकते हैं। उसको किस तरह से बनाना है मैं बताता हूँ। 15 से 20 कड़ी पत्ता आप लगभग 100 ml पानी के अंदर अच्छी तरह से उबालें। जब वो 1 कप यानी 50 ml पानी रह जाए तो उसमें आप गुड़ की शक्कर मिलाएं 1 चम्मच,
और 1 या 2 बूंद उसमें नींबू की आप डाल दें, बड़ा स्वादिष्ट मिलेगा, बड़ा अच्छा मिलेगा, बहुत एनर्जेटिक होगा और आपको पेट साफ करने में भी मदद करेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी है, स्वादिष्ट भी काफी है। इसके बाद शाम का भोजन जो है वो लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक करें और इस शाम के भोजन में आप एक विशेष प्रकार की खिचड़ी का प्रयोग करें। इस खिचड़ी को बनाते हुए प्रति व्यक्ति लगभग 50% पानी, 50% पानी का प्रयोग करें और उसमें 25% सभी प्रकार की सब्जियां आप मिलाइए, जैसे कि थोड़ी सी घिया, थोड़ी सी तोरी, थोड़ा सा टिंडा, जो भी मौसम के हिसाब से आपको मिले, थोड़ा सा उसमें आलू मिलाए, थोड़ा सा उसमें टमाटर मिलाए, यानी 25% के हिसाब से मिलाए और 25% सभी तरह का अनाज मिलाएं। उसमें आप थोड़ा सा जैसे 1 चम्मच चावल मिलाएं, 1 चम्मच बाजरा मिलाएं, 1 चम्मच चने की दाल मिलाएं, 1 चम्मच जौ मिलाएं। इस प्रकार से 25% आप सभी प्रकार का ये जो अनाज है ये मिलाएं और खूब अच्छा सा पेट भर के खाएं। सुबह आपका खूब पेट साफ होगा और आपको पूरी शक्ति मिलेगी, क्योंकि अगर आप इस भोजन की सबकी तुलना करें तो इसमें बहुत अच्छा फाइबर मिल गया, बहुत अच्छा प्रोटीन मिल गया आपको, बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिल गया और बहुत तरह के मिनरल्स मिल गए आपको। तो काफी अच्छा है ये। इस प्रकार से आप ये खाएं और इससे आपके पेट को काफी आराम मिलेगा और शरीर को शक्ति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने जैसा बताया कि एक तरह से पूरा एक आदर्श आहार है ये, और आप इसको नियमित रूप से अगर शामिल करते हैं तो आपके शरीर में जब फाइबर की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कब्ज से जो है आप बच सकते हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि आज का जो सेशन रहा एक शानदार सेशन रहा और प्राकृतिक चिकित्सा में किस प्रकार से हम अपनी गर्दन को ठीक रख सकते हैं उसके बारे में हमने जाना। बहुत सारे साथियों के बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर यौगिक उपचार के साथ साथ आप अल्टरनेटिव जो थेरेपी है, उन अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनको भी आप लेकर के आए। तो निश्चित रूप से साथियों, जितनी भी हमारी वैदिक परंपरा से जुड़ी चीजें हैं, जितनी भी भारतीय संस्कृति की दी हुई चीजें हैं, उनको हम अवश्य में शामिल करेंगे और बहुत जल्दी हमारे बीच में 2 ऐसी महान विभूतियां आ रही हैं जो 4th स्टेज कैंसर तक को प्राणिक हीलिंग से जिन्होंने ठीक किया है, जो लाइव आपको अनुभव भी कराएंगे, आपको शक्तिपात भी करेंगे, ताकि आप अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं या आपके जो पेशेंट्स हैं उनको भी आप जो है अपनी प्राणिक हीलिंग से स्वस्थ कर सकें। तो मेरा प्रयास रहता है प्रतिदिन आपके समक्ष किसी एक ऐसे विद्वान को हम लेकर के आए जिन्होंने ना सिर्फ योग को सीखा है बल्कि योग को एक जीवन की तरह से जिया है। आज उसी श्रृंखला में हमारे बीच में थे डॉक्टर राजेश शर्मा जी और बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही दुर्लभ ज्ञान इन्होंने हमें दिया। मैं आशा करता हूं आप सब तक जो आज की जानकारी है निश्चित रूप से पहुंची होगी, आपने जरूर उसको नोट डाउन भी किया होगा और अवश्य में वो आपके आगे आने वाले जीवन में वो काम भी आएगी। मैं अपने कीमती समय देने के लिए डॉक्टर राजेश शर्मा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत प्रमोद जी एक सेकंड और ले लूं अगर आप आज्ञा दें तो। बिल्कुल 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 सर, प्लीज। प्रमोद जी, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसके अंदर मैं कुछ अगर आप आयुर्वेद की औषधियों के बारे में अगर आप इजाजत दें तो मैं बताता हूं जो मैं प्रयोग करता हूं। बिल्कुल, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। इसमें सर नोट कर सकते हैं एक कोटेकल कंपनी की कुछ औषधियां हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। अदरवाइज क्या होता है कि अगर किसी को चक्कर आने की समस्या हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो हमारे पास में एलोपैथी के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं होता था और पेशेंट इतना घबरा जाता था जब चक्कर आते थे तो हॉस्पिटलाइज भी कराने की नौबत आती थी। तो ऐसे में कुछ औषधियां जिसका मैंने प्रयोग किया है और आधे घंटे में असर आ जाता है। उसमें सबसे पहला प्रयोग आप ध्यान कर लीजिए, अगर चक्कर आ रहे हैं तो गर्म पानी से सिकाई करें। जो डॉक्टर वर्टिन 16 mg 8 mg वर्टिगोन टैबलेट देता है उससे भी जल्दी काम करता है गर्दन की सिकाई का काम। उसके बाद में एक औषधि है जिसको सर्विलोन बोलते हैं। ये 2 गोली इकट्ठी भोजन करने से पहले 2 गोली शाम को और 2 गोली सुबह, लगभग आप 4 से 7 दिन ले लें, बहुत बढ़िया फर्क पड़ता है और निश्चित तौर से इसमें स्पॉन्डिलाइटिस में आपको आराम मिल जाता है। और आयुर्वेद की एक हमारी भेषज रत्नावली में पुरानी औषधि है जिसे पंचामृत लोग गूगल बोलते हैं, ये वंडरफुल काम करती है। ये भी भोजन करने के बाद 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को ले लें, बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके बाद में
धूतापेश्वर कंपनी का रासना सप्तक करके एक काढ़ा आता है जो बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में अगर किसी का पेट खराब है तो भू निम्बादी काढ़ा सुबह 2-3 ढक्कन पानी मिला करके सुबह ले, शाम को ले। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। आप गर्दन की सिकाई करें, आप योगी क्रियाएं करें, आप पोटली करें, आप ग्रीवा करें, आप कपिंग अगर जकड़न बहुत ज्यादा है, गर्दन मुड़ती नहीं है, एकदम से सारा जकड़ा हुआ है, तो कपिंग थेरेपी वंडरफुल काम करती है। अभी तो समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपको बताता कि अगर भयंकर सोजिश है, जाती नहीं है, तो ऐसे में लीच थेरेपी जो जोंक है, जलोका जिसे बोलते हैं, वो भी वंडरफुल काम करती है। 15 से 20 मिनट आप लगा दीजिए कंधों के आसपास, तो सारी की सारी 15-20 मिनट बाद सारी सूजन चली जाती है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो सर माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर। जी सर कंटिन्यू। अब निश्चित रूप से सर हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार पुनः आप पधारें, और कपिंग थेरेपी भी जो है हम चाहते हैं कि उसको भी इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि वो भी एक सक्शन सिस्टम पे काम करती है और निश्चित रूप से वो लाभकारी है। और लीच थेरेपी तो मैं समझता हूँ आधुनिक युग में आजकल एलोपैथी के डॉक्टर भी प्रयोग कर रहे हैं। साथियों, लीच थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिससे आपके शरीर के दुर्लभ से दुर्लभ रोगों को ठीक किया जा सकता है। बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने के लिए, जो आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने के लिए लीच एक बहुत जबरदस्त और इफेक्टिव एक तरीका है। यहाँ तक कि मैंने देखा है मेरे हरियाणा के करनाल में एक ऐसा सेंटर भी है जो आपके जो बाल जो चले जाते हैं उनको भी वापस ले आते हैं वो लीच थेरेपी के द्वारा। तो जो जोक है वो आपके सिर के आसपास छोड़ दी जाती है, जहां से वो रक्त है उसको वो चूस करके बाहर करती है, और एक पीआरपी जो जिसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक उसी का एक प्रकार होता है वो, जो लीच के द्वारा किया जाता है। निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। साथियों, आगे हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में हम जिस प्रकार से सर ने बताया, कपिंग थेरेपी है, सुजोक है, मैग्नेट थेरेपी है, मर्म चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, इन सब चिकित्साओं को भी हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और निश्चित रूप से आप प्रतिदिन की भांति जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये जो आपका 1 घंटा होता है, ये आपको कुछ ना कुछ वो चीजें दे करके जाता है जो आपके आने वाले जीवन में न सिर्फ आपकी आजीविका में लाभकारी रहेंगी, बल्कि परमार्थ के कार्यों में भी आपको बहुत लाभ देंगी। आज के इस दुर्लभ सेशन के लिए मैं हृदय से आभार